Assalamu alaikum class. Hopefully you all are doing great. Welcome to my class. Last day we were done with exercise 1.1 and 1.2, and from now we'll be doing exercise 1.3, and hopefully you got the concept of the operations on set, like union, intersection, subtraction, complement. अगर आपको ये तमाम ऑपरेशंस अच्छे से समझ आ गए हैं तो ही आप जो है वो फर्दर एक्सरसाइज 1.3 में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा दोबारा से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने किस तरह से यूनियन फाइंड आउट किया है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है, और कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम डेफिनेटली जब नई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें भी, या न्यू ऑपरेशंस, या न्यू अंडरस्टैंडिंग, या न्यू कॉन्सेप्ट भी आपके पास होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक टर्म लिखी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स इज़ द ऑर्डर इन विच द टू नंबर्स आर सो कंसिडर्ड दैट द फर्स्ट इज़ 1 and the second is 3. It is denoted by round bracket 1, 3 and close the round bracket, right? So basically ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या हैं? अभी तक तो हम सेट्स की बात कर रहे थे ना, तो सेट्स की जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसमें आपके पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स मौजूद थे, राइट। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक ऐसा पेयर जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जा रहा है, जिसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जा रहा है, इससे क्या मतलब है? स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जा रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट ओपन करने के फ़ौरन बाद जो आप नंबर लिखेंगे वो दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। वो फर्स्ट पोजीशन है, तो उस पर हमने सपोज़ किया कि हमने वहाँ पे 1 लिखा है, और जो सेकंड पोजीशन है उस पर हमने क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात नहीं कह सकते कि जो आपके पास जो जिस ऑर्डर में अभी हमने 1 और 3 को लिखा हुआ है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं और इसी वजह से हम इसे ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम फर्दर आगे पॉइंट्स पे इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, तो चलें पहले हम ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट जो बुलेट लिखा हुआ है, फर्स्ट बुलेट में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है इट इज़ डिनोटेड बाय 1, 3। तो जो फर्स्ट बुलेट में 1, 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे ए की जगह पे 1 लिखा हुआ है और बी की जगह पे 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो मेरे पास 1 है वो मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट है, और जो 3 है वो मेरे पास सेकंड कंपोनेंट है। मैं इसे एलिमेंट भी कह सकती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ दी ऑर्डर्ड पेयर। और पेयर में आपको खुद से ये बात समझ आ रही है कि ये दो नंबर्स का मजमुआ यानी कि पेयर्स हैं, राइट। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब जो मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे ना कि वाई इट इज़ सो ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर्ड पेयर A, B एंड B, A आर नॉट सेम। मैंने अभी जो बात कही आपसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1, 3 आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो बिल्कुल भी 3, 1 के जैसा नहीं है, यानी कि वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, और अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 3, 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 3 है। सो दे कैन नॉट बी सेम,
राइट। सो दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको इस बात से ये समझ आएगी कि हम इसको ऑर्डर्ड इजीली कह रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक अंदाज, तरीके और ऑर्डर में लिखा जाता है। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट सेट्स, अगर हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट में अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट में 2,3 लिखा हुआ हो तो बिल्कुल बराबर होता है 3,2 के, मतलब इट्स सेम। आपको ये बात याद होगी जब हम पावर सेट की बात कर रहे थे, हमने जब पावर सेट का क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि यू कैन नॉट रिपीट द सेट, यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट। ठीक है, क्यों नहीं उसमें एलिमेंट को रिपीट किया जा सकता था? इसलिए रिपीट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ पे जो सेट हैं वो एक जैसे ही कंसिडर किए जाते हैं, वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। और हम जब सबसेट्स की बात करते हैं तो हमें नए नए सबसेट बनाने हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो कि ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा जाता है, और ऑर्डर्ड पेयर को एक लिखने का अंदाज होता है और हम हमेशा उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए, जो कि है टू ऑर्डर्ड पेयर्स A, B and C, D are equal if and only if A is equals to C and B is equals to D। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का बहुत आसान मतलब है। अगर आप पहला ऑर्डर्ड पेयर देखें जो मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है A, B, ठीक है, और अगर आप दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर देखें जो कि लिखा हुआ है C, D, और अब आप लास्ट वाली स्टेटमेंट को पढ़ें जो लिखा हुआ है कि इफ़ A इज़ इक्वल्स टू C, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब A भी किसके इक्वल हो, C के इक्वल हो, और B भी किसके इक्वल हो, D के इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर A और B की जगह कुछ नंबर्स को सपोज करूँ, तो नंबर्स को अगर मैं सपोज करती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके अंदर A, B की जगह अगर मैं 3,4 लिखूं तो मेरे पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होना चाहिए, 3,4 ही होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात समझने वाली है, जो अगली बात जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे अभी एक्सरसाइज 1.3 में मेजर हमारी कंसंट्रेशन भी होगी कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो एक कंप्लीट सेट आता है मल्टीप्लाई होकर, वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। अब वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, उसे हम डिनोट, उसकी जो डिनोशन है यहाँ पे 5th पॉइंट में या 5th बुलेट में मैंने लिखा हुआ है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स गिव कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोटेड बाय A क्रॉस B। ठीक है, ये आप इस क्रॉस को मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो A क्रॉस B यानी कि हम बेसिकली दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक कंप्लीट सेट आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की किस तरह की है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है वो हम एक्सरसाइज 1.3 में अब अंडरस्टैंड करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो आपको पता है कि ये सेट्स ही अभी तक कंटिन्यूड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का, दैट इज़ आई थिंक पेज नंबर 18। इफ़ A इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D कर्ली ब्रैकेट क्लोज and B इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन Y, Z कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है A क्रॉस B, यानी कि आपको A सेट को B सेट से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके बाद आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद जिस तरह से यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हमने लिखा हुआ है इसे A क्रॉस B, आप एग्जैक्टली जो हमें फाइंड आउट करना है आप लिखेंगे उसको, यानी कि हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना है तो हम A क्रॉस B लिखेंगे, देन इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे। फिर इसके बाद A क्रॉस B में सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो A है, तो डेफिनेटली A अल्फ़ाबेट जिस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले हम वो सेट लिखेंगे,
देन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम सेट बी लिखेंगे, राइट। सो अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पहले हमने सेट ए लिखा, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन इसके बाद सेट बी लिखा। अब जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी, आप पहले सेट के हर पहले एलिमेंट को जो है वो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यानी कि हम पहले ए को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे और ए को जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, वो मैं आपको बताती हूँ कि लिखेंगे कैसे। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से लिखा जाता है सेट को, वो मैं भी आपको बताती हूँ। फिर इसके बाद जब आप ए को मल्टीप्लाई करवा लें दोनों एलिमेंट से, जो सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा लें, तो फिर इसके बाद अब आप सेकंड एलिमेंट यानी कि जो फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट है, अब आप उसको सेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। यानी कि बी को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी को जेड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड सेम गोज फॉर सी, सी को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को जेड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी यानी कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली है तो हमने यहाँ पे उसको किस तरह से लिखा है। सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। और हम अभी जो मैं आपको बात समझा रही थी कि आप मल्टीप्लिकेशन में पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एग्जैक्टली इसी तरह से ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, एंड देन बी कॉमा वाई एंड बी कॉमा जेड, एंड देन सी कॉमा वाई, this is over here c comma y is written, and then c comma z, and then b comma y and b comma z, right। अब हम चूँकि दो नंबर्स का पेयर बना रहे हैं और हम इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो आप ये बात देख रहे होंगे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स को यूज़ किया है। अभी जो हमने ऑर्डर्ड पेयर को समझा वो हमने इसीलिए समझा कि अब आप देख रहे हैं कि ये पहला सेट है, पहले सेट का पहला एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट सेकंड पोजीशन में यानी कि सेकंड कंपोनेंट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी में यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर को मैंने आपको दोबारा से रिव्यू करवा दिया है, और आपको जो यहाँ बात समझनी है वो ये समझनी है कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे दो सेट्स को, तो वो आप उसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आप उसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। बच्चे हमेशा अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि वो राउंड ब्रैकेट की बजाय कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर कभी भी कर्ली ब्रैकेट से नहीं लिखा जाता, वो हमेशा राउंड ब्रैकेट से लिखा जाता है। बट येस, जब आप मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरू में एक कर्ली ब्रैकेट आएगा और सबसे लास्ट में जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फिर उसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और पार्ट जो कि पार्ट 4 मैंने सॉल्व किया है, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में अगेन बी क्रॉस बी फाइंड आउट करना है आपको, बी क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट बी लिखेंगे, फिर क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखेंगे और देन उसके बाद अगेन सेट बी लिखेंगे, बिकॉज हमें बी क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा, आप दोबारा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, z को y से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर z को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और अगर पहले सेट में एक और भी एलिमेंट मौजूद है तो फिर उस नेक्स्ट एलिमेंट को आप दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो आपकी हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने ये जो एक कंप्लीट सेट जो आपने फाइंड आउट किया है, हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके यहाँ पे थोड़े से रिकॉल हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का, कौन से कॉन्सेप्ट्स का रिकॉल हो जाएगा, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन का जो है वो आपको आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ क्योंकि ये इसी क्वेश्चन से लिंक करता है जो भी हम समझ रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल्स टू
ए कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में ओपन और क्लोज किया है हमने ए कॉमा बी को, एंड देन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 3,4 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। नाउ फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है राउंड ब्रैकेट ओपन ए क्रॉस बी राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन यूनियन, what is this symbol is union of curly bracket round bracket open a cross c and then round bracket close। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो राउंड ब्रैकेट्स हैं, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो अब आप सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन में किस तरह से करेंगे? डेफिनेटली एक कॉमन सेंस की बात है, क्या आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का? नहीं कर सकते फाइंड आउट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी का सेट भी मौजूद नहीं है और ए क्रॉस सी का भी सेट मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली पहले आप ए क्रॉस बी का सेट फाइंड आउट करेंगे, फिर ए क्रॉस सी का सेट फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद दोनों जो सेट्स हैं उनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और करेंगे किस तरह से वो देख लीजिए आप। हमने सबसे पहले एग्जैक्टली ए क्रॉस बी लिखा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास सेट ए क्या है? सेट ए है मेरे पास कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो मैंने सबसे पहले ए लिखा, सेट ए लिखा, देन इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि सिंबल लिखा, देन इसके बाद सेट बी की बात कर रहे हैं तो सेट बी क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में सेट बी क्या है? कर्ली ब्रैकेट ओपन 2,3 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। जब आपने ये लिख लिया अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी आपको सिखाई है, आपको बताई है किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ए कॉमा 2 लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर, फिर आप ए को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि आप ए कॉमा 3 लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से फिर बी को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि यू विल बी राइटिंग बी कॉमा 2 विद इन राउंड ब्रैकेट एंड बी कॉमा 3 विद इन राउंड ब्रैकेट। तो देखिए क्या हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट में ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3 कॉमा बी कॉमा 2 कॉमा एंड बी कॉमा 3 एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब हमारे पास सेट ए में मज़ीद एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी चूँकि फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड देन इसके बाद अगेन कर्ली ब्रैकेट 3,4 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए क्रॉस सी लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में राउंड ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद ए कॉमा 3 विद इन राउंड ब्रैकेट अगेन कॉमा। अच्छा, ये बात भी जहन में रखिएगा कि एक राउंड ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से कॉमा के ज़रिए ही सेपरेट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप कॉमा लिखें ही ना राउंड ब्रैकेट्स, दो राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान में, ठीक है। टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 or more than 2 round brackets you have to write comma in between them. So round bracket open a comma 3 round bracket close, again comma round bracket open a comma 4 round bracket close, then again comma b comma 3 round bracket close, then again comma round bracket open b comma 4 and round bracket close। और इसी तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो अब हम आखिर में कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आई थिंक 3 पार्ट्स और हैं, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो कॉन्सेप्ट यही हैं, या तो आपको कहा जाएगा कि आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, या आपको ये कहा जा सकता है कि आप जो है वो आपको बेसिकली चूज़ या सिलेक्शन आपको क्या करनी है, आपको सिलेक्शन ये करनी है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या परफॉर्म करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। और जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो यू कैन कम टू स्कूल एंड यू कैन आस्क। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा एंड नहीं हुआ डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है, ए क्रॉस बी का सेट फाइंड आउट किया है और ए क्रॉस सी का सेट फाइंड आउट किया है। अभी तो हमें इन दोनों का यूनियन भी फाइंड आउट करना है। तो अब जब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है तो हमने लास्ट में लिखा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना था, अब इसमें हमने जो है वो यूनियन लिखना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं, आप सिर्फ एक ही कर्ली ब्रैकेट लिखिएगा, ये बाय मिस्टेक 2 कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं, ठीक है। अच्छा,
अब यूनियन की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी जो है, इसमें हमें इन दोनों सेट को यूनाइट यानी कि कंबाइन करके लिखना है। अगर आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट याद है तो हम यूनियन में क्या किया करते हैं, हम यूनियन में ये किया करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को ऑर्डर में कंबाइन करके लिख देते हैं, और जो मेरे पास जो हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं हम उन्हें सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ज़रा अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी में A,2, A,3, B,2 एंड B,3। इसी तरह से A क्रॉस सी में A,3। अच्छा, A,3 तो हमने A क्रॉस बी में भी पढ़ा था, देखें यहाँ पे है A,3 एंड A,3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस वाले ऑर्डर पेयर को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। इसी तरह से A,4 ये B,3 एंड देन B,4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन B,3 का जो ऑर्डर पेयर है वो A क्रॉस B में भी मौजूद है B,3। तो इसका मतलब ये हुआ हम इसे भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो अब हम जो यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम सबसे पहले A,2 लिखेंगे, A,3 को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि वो A क्रॉस C में भी मौजूद है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे A,4, फिर इसके बाद लिखेंगे B,2 और फिर इसके बाद लिखेंगे B,3। और B,3 भी आपको मैंने भी बताया था कि वो A क्रॉस C में भी मौजूद है, तो B,3 भी एक दफ़ा लिखेंगे एंड देन B,4। और याद रहे, बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि तमाम ऑर्डर पेयर्स को कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तमाम राउंड ब्रैकेट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, और जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे या कंपोनेंट्स जो लिखेंगे उन्हें भी कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आपको ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ के सपोज दैट, सपोज अजम्पशन यानी कि आप अज्यूम करें, आप सोचें कि एक ऑर्डर्ड पेयर है that the ordered pairs x, y bracket open x plus y, 2 bracket close and bracket open 4, x minus y bracket close are equal। यानी कि सिंपल सी अगर मैं आपको उर्दू में कहूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो हमने शुरू में जो हम पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर रहे थे, आपको याद होगा उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो वो कैसे इक्वल हो सकते हैं। अगर पहला ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास 3,4 लिखा हुआ है तो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में भी क्या होना चाहिए, 3,4 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे जो दो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट में जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, और इसी तरह से हमें सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फिर हमें इसकी वैल्यू किसी न किसी तरीके से पता है, और वो क्या है, वो ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड कंपोनेंट की होगी, एग्जैक्टली सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने कहा इक्वल है। और इसी तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में जो वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट की मिसिंग है वो भी यहाँ पे क्या होगी, एग्जैक्टली वही होगी जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे 4 है तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में भी क्या आना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट में 4 आना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड कंपोनेंट में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट में भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग चूँकि हमारी क्लियर है तो हमने इस चीज़ को जो है वो वर्बली अंडरस्टैंड कर लिया है। लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, हमें इसका सॉल्यूशन देना है, हमें बेसिकली एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, बिल्कुल हम फाइंड आउट इस तरह से करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और फिर इसके बाद लिखा हमने कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इक्वल, अगर एक्स एंड वाई इक्वल हैं तो फिर देन क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए। तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, हमने लिखा ब्रैकेट ओपन x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 4, x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि ये इक्वल हैं, तो हमें यही सपोज करना था तो हमने यही सपोज किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
एक्स एंड वाई की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेकंड कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखें हम इसे कैसे लिखेंगे। हमने इसे इस तरह से लिखा, हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर हमने लिखा 2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई और इसे हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब चूँकि हम यहाँ पे इनको इक्वेशंस कह रहे हैं तो इक्वेशंस के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड किया हुआ है, और वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप। हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस साइमल्टेनियसली बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जब हम इक्वेशंस को लिखेंगे, आपको पता है कि जब आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आप इक्वेशंस को वर्टिकली सॉल्व करते हैं, तो हम इक्वेशंस को वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे देखें। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, और इसी के नीचे एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। और लिखेंगे किस अंदाज से, x के नीचे x की वैल्यू आएगी यानी कि x आएगा, y के नीचे y की वैल्यू आएगी यानी कि y आएगा, देन इज इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, और देन कांस्टेंट नंबर के नीचे कांस्टेंट नंबर आएगा, दैट इज 2। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके नीचे आप इसी तरह से, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ की हुई है। आप भी अपने पास अपने रजिस्टर में इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं, और हम जब ख़ास तौर पे एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में तो आपको पता है कि आप सिंपल एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में आप ये करते हैं कि जो सेम टर्म्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं, और यानी उसमें कोई ख़ास कोई पर्टिकुलर रूल अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके पास x प्लस एक्स लिखा हुआ है तो आप x को x में ऐड करके 2x लिख देंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x को x से कैंसिल कर देंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्लस y लिखा हुआ है और यहाँ माइनस y लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों जो x लिखे हुए हैं वर्टिकली, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों को ऐड करके 2x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और आपको पता है कि जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले y को कैंसिल किया, क्योंकि y जो है वो आपके पास एक दफ़ा पॉजिटिव y है और एक दफ़ा नेगेटिव y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों x की जो टर्म्स हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। तो 2x इज इक्वल्स टू चूँकि y तो कैंसिल हो गया तो y के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, हमें x की चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 यहाँ जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो इस तरह से लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू 6/2। अब आप इसको जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिलेशन करेंगे तो डेफिनेटली 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, और 2 में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, x एंड y की, अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट किया, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमने कहा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये पता है कि हमने दो इक्वेशंस यूज़ की हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट की। आपकी मर्ज़ी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट करें, 2 में x की वैल्यू को पुट करें, आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा। दोबारा से सुनिए, मैंने कहा कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। जो आपके पास 1 में पुट करके आंसर आएगा वही 2 में भी पुट करके आंसर आएगा x की वैल्यू को। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले लिखी, इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की चूँकि वैल्यू हमें पता चल चुकी है, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 3, तो हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे,
3 + y = 4, ठीक है। अब हम 3 + y = 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या था, हमें एक्चुअली में तो y की वैल्यू चाहिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करें कि हम 3 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और हम जिस नंबर को एडिशन से सब्ट्रैक्शन में शिफ्ट करते हैं, अगर हम किसी नंबर को जो कि ऐड हो रहा हो दूसरी टर्म के साथ, जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन ऑल्टर ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। दोबारा से सुनिए, ये देखिए, ये मैंने एक आपकी आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एरो भी बनाया है कि आप 3 को शिफ्ट कर रहे हैं, आप 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। और जब आप 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका 3 का इस वक्त सिंबल क्या है? 3 का इटसेल्फ सिंबल इस वक्त पॉजिटिव है, 3 इज़ पॉजिटिव राइट नाउ। तो जब हम उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर के साथ या किसी दूसरी टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो अगर जब आप उसे शिफ्ट करते हैं, उसकी जब साइड को चेंज करते हैं, तो उसका उस टर्म का जो साइन है वो भी ऑपोजिट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो अभी 3 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, शिफ्ट करने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा, y = 4 - 3, राइट। y = 4 - 3। ये -3 यहाँ क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने 3 को शिफ्ट किया है, राइट। अब 4 में से आप 3 को लेस करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे एंड हो चुका है, लेकिन आपका एक सवाल कि मिस आपने तो ये कहा था कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कैसे हुए मिस? क्योंकि x की वैल्यू तो 3 आ रही है और y की वैल्यू तो 1 आ रही है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन की हेडिंग देंगे और फिर उसके बाद दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे उनको लिखेंगे, उसी कंडीशन, इक्वालिटी की कंडीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। x + y, 2 = 4, x - y विद राउंड ब्रैकेट्स, राइट। अच्छा, अब हमें चूंकि x की वैल्यू पता चल चुकी है, क्या है? 3 है, और y की वैल्यू क्या पता चल चुकी है? 1 है, हमने अभी भी जस्ट फाइंड आउट किया है। इसका मतलब ये हुआ, इस फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह मैं 3 लिखूंगी और y की जगह 1 लिखूंगी, और इसी तरह से सेकंड ऑर्डर पेयर में भी x की जगह 3 और y की जगह 1 लिखा जाएगा। तो अब देखिए, हमने यहाँ लिखा 3 + 1, 2 = 4, 3 - 1, राइट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4, 2 = 4, यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। 3 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे भी सेकेंड कॉम्पोनेंट में, सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड कॉम्पोनेंट में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑर्डर पेयर बिल्कुल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस बात को भी वेरीफाई कर दिया है तो x और y की वैल्यू हमने बिल्कुल सही से फाइंड आउट की हैं और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स को हमने इक्वल भी प्रूव कर दिया है। होपफुली आपको ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो मैंने आपको रिकॉर्ड जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो एक्सप्लेनेशन के दौरान ही मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ स्लाइड में जो है वो लिखे हुए नज़र आएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स रिमेनिंग है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कम्प्लीटली करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जब आप बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो आपको वहाँ पे सेट्स लिखे हुए नहीं नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नज़र आएगी। वो ये आएगी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में सेट्स गिवन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है खुद भी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सेट्स को क्वेश्चन नंबर 4 में आप वही सेट्स फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में मौजूद हैं, ठीक है। तमाम काम जो है वो तरतीब के साथ कीजिएगा और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड आई एम गोइंग टू टेयर ऑफ योर पेजेस एंड इवेंचुअली यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मी। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। जो काम मैंने जैसे बताया है उसको समझें और खुद से कीजिए। आप में इतनी काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, आप उस काम को खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए और काम को जो है वो तरतीब के साथ कीजिए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्लाइड्स या कुछ इसी एक्सरसाइज के कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ जो है कुछ न्यू क्वेश्चंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।